हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम की जो आपकी सब्जेक्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अपन चारों इकाइयों को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चारों यूनिट है आपकी यूनिट फर्स्ट से अपन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चारों इकाइयों से आपके 10-10 प्रश्न अपने लाए हैं इस पीडीएफ के अंदर। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलते हैं बिना देरी किए, है ना। तो 10-10 क्वेश्चन सभी इकाइयों में से है। तो पहला प्रश्न देखो, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है, कच्चा डेटा ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुसार संसाधित यानी प्रोसेस करता है और सार्थक परिणाम आउटपुट देता है। इसकी मुख्य विशेषताएं तीव्र तीव्र गति, अचूकता यानी सटीकता, विशाल भंडारण क्षमता और कर्मठता है। दूसरा प्रश्न देखो, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का संक्षिप्त वर्गीकरण आपको करना है। कंप्यूटर विकास को 5 पीढ़ियों में अपन ने बांटा है। प्रथम पीढ़ी निर्वात नली, वैक्यूम ट्यूब है ना, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर का प्रयोग, पहले में निर्वात नली का प्रयोग, दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग। तृतीय पीढ़ी में एकत्रित परिपथ, है ना, उसका प्रयोग। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग। पंचम पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग पर ये आधारित है। तो पंचम पीढ़ी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर प्रणाली का ब्लॉक डायग्राम क्या दर्शाता है। तो ब्लॉक आरेख कंप्यूटर के आंतरिक संगठन को दर्शाता है, आंतरिक संगठन को दर्शाता है। अगर दो नंबर में आए तो आपको इतना ही लिखना है कि क्या दर्शाता है। अगर इससे ज्यादा नंबर में आए तो ये तीनों भी आपको लिखने हैं। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। आगत इनपुट यूनिट, है ना, डेटा प्रविष्टि के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू जिसे हम कहते हैं, गणना और नियंत्रण के लिए। आउटपुट यूनिट की हम बात करें तो परिणाम प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग होता है ना। चौथा है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है। कंप्यूटर को सीपीयू को मस्तिष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, डेटा का विश्लेषण करता है और सभी तार्किक एवं गणितीय गणनाएं संपन्न करता है। इसके बिना कंप्यूटर कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क क्यों कहा जाता है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आपने अगर वीडियो स्किप कर करके देखा तो आपके बहुत कुछ स्किप हो जाएगा इसमें से, है ना। तो ध्यान से देखें, पीडीएफ भी अच्छे से पढ़े, है ना। कंप्यूटर मेमोरी के विभिन्न प्रकारों को आपको समझाना है। कंप्यूटर मेमोरी के विभिन्न प्रकार, तो मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है आपकी, है ना। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी जिसे अपन रैम कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी जिसे हार्ड डिस्क कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी देखो यह अस्थायी होती है ना, जैसे रैम जो वर्तमान में चल रहे कार्यों का डेटा रखती है, अभी इसमें चलते हैं चल रहे हैं उसी का ये डेटा रखती है। और द्वितीय मेमोरी ये स्थायी होती है ना। इस पीडीएफ को अपन हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर सकते हैं जिसका भविष्य में अपन यूज कर सकते हैं, है ना। डेटा सुरक्षित रखने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बूटिंग प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया आपकी बूटिंग कहलाती है ना। इसे कंप्यूटर का स्व परीक्षण भी कहा जाता है ना। तो कुछ समझ में आया आपके? जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे ओएस सिस्टम होता है अपना, ओएस सिस्टम जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, है ना, हार्ड डिस्क में मुख्य मेमोरी में लोड की प्रक्रिया आपकी बूटिंग कहलाती है। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तब आपकी बूटिंग की प्रोसेस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर पाए जाने वाले मुख्य घटक कौन कौन से हैं। कैबिनेट के अंदर क्या क्या होते हैं। तो कैबिनेट जिसे अपन सीपीयू बॉक्स कहते हैं उसके भीतर होते हैं मदरबोर्ड, है ना, हिंदी में देखो मुख्य पटल बोलते हैं, है ना, और सूक्ष्म प्रसंसाधक जिसे अपन माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। फिर है रैम, बिजली आपूर्ति यंत्र जिसे एसएमपीएस और हार्ड डिस्क जैसे महत्वपूर्ण पुर्जे इसमें लगे होते हैं सीपीयू के बॉक्स में, है ना। माइक्रो प्रोसेसर से आप मुख्य कार्य बतानी है ना, क्या समझते हैं, ऐसा नहीं बताना, मुख्य कार्य बतानी है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का प्रमुख चिप है जो सभी निर्देशों को पढ़ता है, उन्हें समझता है, उनके क्रियान्वयन करता है और अंक गणितीय मान्यताओं और अन्य इकाइयों के बीच समन्वय का ये कार्य करता है। तो बहुत सिंपल शॉर्ट में ये आपकी डेफिनेशन मानो चाहे इसका कार्य हो जाता है। 9वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भंडारण क्षमता कितनी होती है ना, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कितनी होती है, इकाइयां क्या क्या है ना। तो कंप्यूटर में डेटा को मापने की सबसे छोटी इकाई जिसे अपन बिट कहते हैं, इसके बाद बाइट होती है, किलोबाइट होती है, फिर मेगाबाइट जिसे एमबी बोलते हैं, फिर गीगाबाइट जीबी बोलते हैं,
और टेराबाइट जिसे टीबी बोलते हैं, जैसी इकाइयां इसमें आ जाती है। सबसे बड़ी होती है टीबी, सबसे छोटी होती है बीट, है ना। प्रश्न नंबर 10 है, इनपुट और आउटपुट उपकरणों में क्या अंतर है। तो इनपुट और आउटपुट उपकरणों में आपको अंतर बताने हैं कि उदाहरण दीजिए ना, उदाहरण भी देने। उत्तर, इनपुट उपकरण वे यंत्र जिसमें हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस जो अपन बाहर लगे होते हैं, जिससे अपन कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, है ना। और आउटपुट जो कंप्यूटर हमें देता है, हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट, और कंप्यूटर जो हमें देता है वो आउटपुट। यह प्रसंस्करण के बाद हमें परिणाम देते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर जो प्रिंट देते हैं वो आउटपुट आ जाता है, जिससे जो कंप्यूटर हमें देता है ना। और मॉनिटर जो अपन को स्क्रीन पर दिखाई देता है वो भी आपका आउटपुट हो जाता है। तो यूनिट 2 देखो, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और भाषाएं, है ना। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड लैंग्वेजेस। तो इसकी यूनिट सेकंड अपनी स्टार्ट हो गई है। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की परिभाषा स्पष्ट करने को कहता है। तो उत्तर देखो, कंप्यूटर वे भौतिक भाग है जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हो और देख सकते हैं, है ना। हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसे अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे अपन हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि अपना कीबोर्ड, कीबोर्ड को अपन छू सकते हैं, है ना। और मॉनिटर जो अपनी स्क्रीन होती है उसे भी अपन छू सकते हैं, है ना। उसे अपन हार्डवेयर कहते हैं। निर्देशों और प्रोग्राम का वह समूह जो हार्डवेयर को कार्य करने की शक्ति देता है उसे अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। जो इन कीबोर्ड और मॉनिटर को निर्देश देते हैं उन्हें अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को जो निर्देश देते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर क्या है। ओएस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या अंतर है देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक संचालन को नियंत्रित करता है और इसे चालू रखता है ना। अपना जो कंप्यूटर जो चालू होता है उसे अपन चालू होने की जो तकनीक होती है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और जिसपे अपन कार्य करते हैं, है ना, जिसे एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। जैसे अपन पत्र लिखने के लिए एमएस वर्ड का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाती है। ऐप अपने मोबाइल में भी ऐप आते हैं ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। और जो अपने मोबाइल को चालू करती है वो एंड्रॉइड सिस्टम होता है। और इसमें कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो के अंदर, है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से क्या आशय है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से क्या आशय है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका मूल स्रोत कोड, है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना। सोर्स कोड सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध होता है। कोई भी व्यक्ति इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर सकता है और पुनः वितरित कर सकता है ना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए। भाषाएं मुख्यतः 3 श्रेणी में विभाजित होती है। निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल मशीन और असेंबली की भाषा, है ना। निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल, फिर आ जाती है अपनी हाई लेवल उच्च स्तरीय भाषा, अंग्रेजी जैसी सरल भाषा जिसे सी और जावा टाइप। चतुर्थ पीढ़ी की भाषा जिसे 4GL डेटाबेस प्रबंधन के लिए अत्यंत सरल भाषा। चतुर्थ श्रेणी की 4GL डेटाबेस प्रबंधन के लिए अत्यंत सरल भाषा। पांचवी क्वेश्चन, अनुवादक, है ना। ट्रांसलेटर से क्या, ट्रांसलेटर क्या है ना। यह कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुवादक वे प्रोग्राम हैं जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन की भाषा 0 और 1 में बदलते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, है ना। छठा क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे अपन ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर हार्डवेयर को कुशलता पूर्वक प्रयोग करना, है ना। उपयोगकर्ता को कार्य करने के लिए एक सरल मंच प्रदान करना, है ना। और कंप्यूटर के संसाधनों जैसे मेमोरी, सीपीयू का प्रबंध करना, है ना। ये इसके मुख्य कार्य हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। और अपन कार्य किस पर करते हैं, कमेंट में बताना। अपन कार्य किस में करते हैं, एप्लीकेशन में करते हैं या फिर ओएस सिस्टम में करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग प्रणाली में क्या अंतर है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में एक साथ कई प्रोग्राम मेमोरी में रखे जा सकते हैं ताकि सीपीयू खाली न रहे। और टाइम शेयरिंग में प्रत्येक उपयोगकर्ता को सीपीयू का एक निश्चित समय दिया जाता है जिसे कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से साधारण भाषा में समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन। आठवां क्वेश्चन, CUI, है ना, और GUI में क्या अंतर है। तो CUI में उपयोगकर्ता को केवल कीबोर्ड से कमांड टाइप करके कार्य करना होता है ना। जैसे DOS
और यूजीआई में चित्रों, आइकनों और माउस का प्रयोग करके कार्य करना सरल होता है, जैसे अपना विंडोज दो और विंडोज, है ना। सीयूआई और जीयूआई में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, असेंबली भाषा और मशीन भाषा में क्या अंतर है। तो मशीन भाषा पूर्णतः अंकों जैसे 0 से 1 पर आधारित होती है, जिसे कंप्यूटर सीधा समझता है। असेंबली भाषा में अंकों के स्थान पर छोटे कोड, है ना, का प्रयोग होता है, जिन्हें समझने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है ना। मशीन में भाषा पूर्णतः अंकों में होती है, मशीन भाषा में, और असेंबली भाषा में छोटे छोटे कोड होते हैं। जैसे कि सर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आरटीओएस का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग उन कार्यों में होता है जहाँ समय की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए उपग्रह संप्रेषण, हवाई यातायात नियंत्रण और परमाणु रिएक्टरों के संचालन में। तो आई होप आपको सेकंड यूनिट के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है ना। जल्दी जल्दी अपन यूनिट थर्ड भी देखते हैं, है ना। तो यूनिट थर्ड अपनी स्टार्ट हो चुकी है। आप स्किप करके, आई होप नहीं देखा होगा आपने, स्किप कर करके एक साथ देखा होगा, है ना। तो वर्ड प्रोसेसर की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो वर्ड प्रोसेसर की मुख्य विशेषताओं में पार्ट है, जैसे टेक्स्ट का निर्माण, संपादन जिसे एडिटिंग बोलते हैं, और प्रारूपण फॉर्मेटिंग जिसे कहते हैं, वर्तनी एवं व्याकरण की जांच, और सारणी टाइम टेबल जिसे टाइम टेबल या टेबल बनाना, और चित्रों को सम्मिलित करना है। यह दस्तावेज को आकर्षक और त्रुटिहीन बनाने में सहायता करती है। कौन? वर्ड प्रोसेसर, है ना। जैसे अपना एमएस वर्ड होता है उसी प्रकार एमएस वर्ड में पेज व्यू के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। एमएस वर्ड में जो आपका पेज व्यू होता है उसके अंदर क्या क्या होता है उसे आपको समझाना है। दस्तावेज को देखने में के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे प्रिंट लेआउट, मुद्रण के बाद दस्तावेज कैसा दिखेगा जिसे अपन प्रिंट लेआउट बोलते हैं, वेब लेआउट, इंटरनेट ब्राउजर पर कैसा दिखेगा, और रीड मोड, है ना, केवल पढ़ने के लिए अनुकूलित दृश्य। इसमें रीड मोड में क्या क्या जाता है, अपना पेज ये दो भागों में बढ़ जाता है। आधे पेज इधर दिखेंगे आपको, आधे पेज इधर दिखेंगे। आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं जो बता रहा हूं वो, है ना। अलाइनमेंट से आप क्या समझते हैं, अलाइनमेंट से क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार का होता है ना। तो अलाइनमेंट का अर्थ पृष्ठ के किनारों के सापेक्ष पाठ यानी टेक्स्ट की स्थिति को दर्शाता है। अलाइनमेंट स्थिति को दर्शाता है, जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा है ना, ये आपका पेज है ना, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है तो आपके अलाइनमेंट आपके है, जैसे कि अपना वाम लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में तो आपका यही पे जहां पे अपन ने लिखा है वहीं पे रह जाएगा। और मध्य, अगर अपन ने मध्य किया है तो मध्य में ये जो अपन ने लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा मध्य में। और सेंटर, है ना, सॉरी दक्षिण, राइट में इधर आ जाएगा, आप समझ रहे होंगे, मध्य में सेंटर में आ जाएगा मैंने बताया। और जस्टिफाई न्याय संगत, जस्टिफाई में ये जस्टिफाई हो जाएगा, है ना। तो फाइंड और रिप्लेस सुविधा का क्या लाभ है। फाइंड विकल्प के माध्यम से पूरे दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को शीघ्रता से ढूंढा जा सकता है ना। फाइंड के अंदर माध्यम में किसी दस्तावेज के विभिन्न विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढा जा सकता है ना। जबकि रिप्लेस के द्वारा उस शब्द को किसी अन्य शब्द के साथ अपन बदल सकते हैं। आपको समझ में आता होगा रिप्लेस, है ना। रिप्लेस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। और फाइंड का मतलब ढूंढना होता है किसी चीज को, और रिप्लेस का मतलब उसमें किसी चीज में रिप्लेस करना या बदलना होता है। मेल मर्ज की उपयोगिता क्या है। तो मेल मर्ज एक अत्यंत उपयोगी साधन है जिसका उपयोग एक ही पत्र या दस्तावेज को सैकड़ों अलग अलग प्राप्तकर्ताओं के नाम पर और पते के साथ व्यक्तिगत रूप से तैयार करने के लिए किया जाता है। स्पेल चेक और थीसोरस में क्या अंतर है। स्पेल चेक और थीसोरस में क्या अंतर है। स्पेल चेक का उपयोग दस्तावेज में वर्तनी की अशुद्धियों को पहचानने और सुधारने के लिए होता है। थीसोरस का उपयोग किसी विशिष्ट शब्द के समानार्थी या विलोम शब्द खोजने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपके। स्पेल का उपयोग दस्तावेज और वर्तनी में अशुद्धियों को पहचानने में होता है, और थीसोरस का उपयोग विशिष्ट शब्द के समानार्थी यानी समानार्थी शब्द आप समझते होंगे, और विलोम शब्द जो ऑपोजिट वर्ड होते हैं उन्हें पहचानने में मदद मिलती है। हीडर और फुटर का उपयोग
क्यों किया जाता है? हीडर और फुटर आप समझते होंगे, जिसके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या विंडो जो है उसके अंदर आप समझते होंगे। हेडर पृष्ठ के ऊपरी हिस्से और फुटर सबसे निचले हिस्से में जानकारी, पृष्ठ संख्या, शीर्षक, लेख का नाम देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो प्रत्येक पृष्ठ पर स्वतः प्रदर्शित होते हैं। आपने कई पीडीएफ में देखा होगा, मैंने डाल रखा है। जैसे कि ऊपर तो हेडर होता है, हेडर के अंदर मैंने कई डिजाइने डाल रखी है। जैसे यहाँ पे अपना हो जाता है, यहाँ पे अपन 2025-26 ऐसे लिखते हैं, 2025-26। यहाँ पे अपना नीचे की तरफ फुटर के अंदर यहाँ पे अपना पेज संख्या हो जाता है 1 2 3 4, और यहाँ पे अपन टेलीग्राम की लिंक डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। आपने देखा होगा अपनी कई पीडीएफ में ऐसा होता है ना। दस्तावेज में हाइपरलिंक का क्या कार्य है? तो हाइपरलिंक मैंने बताया कि कई पीडीएफ में अपन टेलीग्राम की लिंक डाल देते हैं, जिससे अपन आप लोग दबाते होंगे ऐसे टेलीग्राम की लिंक पर, तो आपका सीधा टेलीग्राम का अपना चैनल खुल जाता होगा, है ना। ऐसा होता है। तो हाइपरलिंक का उपयोग दस्तावेज के किसी शब्द या चित्र को किसी अन्य फाइल, ईमेल पते या वेबसाइट के पते के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि उस पर क्लिक करते ही वह लिंक खुल जाए। मैंने बताया आपको, लिंक सीधा खुल जाता है अपनी पीडीएफ में। अगर आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम पे कई सारी पीडीएफ आपकी अपलोड हो रखी है, तो उनमें जाके आप देखना क्या क्या है उस पीडीएफ के अंदर। इंडेक्शन, है ना, इंडेटेशन और टेब्स में क्या अंतर है? इंडेटेशन पूरे पैराग्राफ और हाशिए यानी मार्जिन के बीच की दूरी को नियंत्रित करता है। टैब का उपयोग कर्सर को एक पूर्व निर्धारित निश्चित दूरी पर ले जाने के लिए किया जाता है। मैक्रोज, मैक्रोज का क्या महत्व है? तो मैक्रोज का उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्य, जैसे कि विशिष्ट प्रकार की फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसे शॉर्टकट की से जोड़कर जटिल कार्यों को भविष्य में स्वतः संपन्न किया जा सकता है। तो अपनी चौथी यूनिट स्टार्ट हो गई है। आई होप आपने बिना स्किप किए हुए तीसरी यूनिट भी अच्छे से समझ ली होगी। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है ना। इन जो मैंने 10-10 क्वेश्चन आपके दिए हैं उनमें से। तो स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये आपकी यूनिट 4 है। एमएस एक्सेल की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो एक्सेल की मुख्य विशेषता में डेटा का संगठन, जटिल गणितीय गणनाओं के लिए सूत्रों का उपयोग, डेटा का विश्लेषण और चार्ट या ग्राफ के माध्यम से जानकारी का चित्रण करना शामिल है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। आप जैसे डेयरी पर दूध देने जाते हो या फिर लेने जाते हो, तो आपने देखा होगा डेयरी वाले भैया के पास में एक ऐसा पेज खुला रहता है, उसके अंदर ऐसे कई सेल होती है। आपकी साधारण भाषा में अपन डब्बे बोलते हैं। तो ऐसे होते हैं कई सारे सेल, है ना। तो आपने देखा होगा यहाँ पे वो आपका नाम लिखता है या फिर सदस्य संख्या लिखता है, ज्यादातर नाम लिखते हैं, है ना। ऐसे फॉर्मेटिंग, और आपने जितने समय दूध लिया हो चाहे दिया हो, तो वो एक फॉर्मूला लगाता है और यहाँ पे सारी जानकारी आ जाती है ना। तो ऐसा एमएस एक्सेल में होता है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेल और सेल एड्रेस से क्या समझते हैं? सेल मैंने बताया कि एक्सेल में अपन जो ये रो होता है ये वाला, इससे अपन सेल कहते हैं, है ना। एक जो बॉक्स होता है उसे अपन सेल कहते हैं। एक्सेल में जो रो और कॉलम के मिलन बिंदु को अपन सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल का एक विशिष्ट नाम होता है जिसे सेल एड्रेस कहते हैं। आपका ऊपर ऐसे यहाँ पे सेल एड्रेस आता है, जैसे PX PY ऐसे नाम आता है यहाँ पे ऊपर टेब के ऊपर, है ना। आप कभी कंप्यूटर चलाए या चलाते होंगे तो आपको पता होगा, है ना। जैसे A1 A2 ऐसे नाम होता है, एक कॉलम और एक रो संख्या है। प्रश्न नंबर 3 देखो, एक्सेल में फॉर्मूला और इंडक्शन, सॉरी फंक्शन, ये क्या शब्द मेरे से मुंह से बोल दिया जाए तो आप यहाँ से स्क्रीन पर सही से पढ़ लेना, है ना। फंक्शन में क्या अंतर है? उत्तर देखो, फॉर्मूला उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई एक गणितीय अभिव्यक्ति है, जैसे A1 प्लस AB। फंक्शन पहले से बनाए सूत्र होते हैं, जैसे सम, ये जैसे बराबर का चिन्ह और सम और पूरी समरी, और बराबर का चिन्ह इसका एवरेज आ जाता है, औसत, बराबर का चिन्ह और औसत, ये इसका सूत्र होता है, जिसका उपयोग जटिल गणनाओं को सरल बनाने के लिए करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? किन्हीं 3 प्रकारों के आप नाम लिखने हैं। तो डेटा को चित्रों के माध्यम से समझाने और तुलना करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। इसके
मुख्य प्रकार है, जैसे कॉलम चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट, इसमें ही होता है एक्सेल में, है ना। तो पिवोट टेबल की क्या उपयोगिता है? तो पिवोट टेबल का उपयोग बहुत बड़े डेटा समूह, डेटा सेट को संक्षिप्त करने, उसका विश्लेषण करने और उसमें से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए करते हैं। तो ये वीडियो आज का यही तक। आपको एमएस एक्सेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एमएस पावर पॉइंट इस पीडीएफ में नहीं आ पाया है, तो मैं एमएस पावर पॉइंट के क्वेश्चन जो 5 रह गए हैं उन्हें किसी अगली पीडीएफ बना के आपको डाल दूंगा। टेलीग्राम पे आप चेक कर लेना। मिलते हैं किसी ऐसे अन्य वीडियो में, है ना। आपका एग्जाम अच्छे से निकले। टाटा बाय बाय।